प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा क़यादत और वफाकी हुकूमत के ताल्लुकात तनाव का शिकार। सुहेल अफरीदी का सख्त मौक़िफ़ कि जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं वो मुदाखलत कर रहे हैं। इंसाफ देने वाले अपने काम में नाकाम हो तो हालात ख़राब होते हैं। 4 दिहाइयों से दहशतगर्दी के बावजूद पुलिस ने कम वसाइल में लड़ाई लड़ी है और अब बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जदीद असलहा और एंटी ड्रोन सिस्टम फराहम किए जा रहे हैं। इसी दौरान इस्लामाबाद में लहजा मजीद सख्त। आज़ाद सेनेटर फैसल वाडा ने वार्निंग दी कि सिपा सालार के खिलाफ बकवास बर्दाश्त नहीं होगी। अगर वज़ीर आला ने मजीद हरकत की तो बची कुची सियासत भी गवर्नर राज से ख़त्म कर देंगे। 28वीं आईनी तरमीम पर पेशरफ्त, राना सनाउल्लाह का अहम बयान। राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि तरमीम पर फैसला बिलावल भुट्टो की मुशावरत के बगैर नहीं होगा। NFC, बल्दियात, आबादी और सेहत जैसे मामलात भी मुशावरत का हिस्सा हैं। माशी महाज पर सूरत हाल तशवीशनाक। मुल्की बरामदात मुसलसल चौथे माह गिरावट का शिकार। नवंबर में बरामदात 15.4% कमी के बाद $2.4 अरब पर आ गई। जुलाई ता नवंबर तिजारती खसारा 37% इजाफे से $15.47 अरब तक पहुंच गया है। चावल की बरामदात पर खतरे की घंटी। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रहीम का कहना है कि कई बरामद कुनंदगान नुकसान में काम कर रहे हैं। भारी टैक्स और गैर यकीनी पॉलिसीज ने इंतजामी अखराजात पूरे करना भी मुश्किल बना दिया है। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, एक स्टेलमेट है, क्या देख रहे हैं इसमें? जी, ये बिल्कुल आपने सही, इसको स्टेलमेट ही कहा जा सकता है और ये बड़ी एक होलिस्टिक किस्म की स्टेलमेट है। एक तो सियासी और इंतज़ामी स्टेलमेट है कि यहाँ गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान में पोजीशन इतनी हार्डेंड हो गई हुई हैं कि कोई पीछे नहीं हट रहा। और ये अब 4 साल होने को हैं कि दोनों तरफ से एक जंग की सूरत हाल है और एक वर्चुअली जो है यहाँ पे एक लड़ाई चल रही है। उसका नुकसान ये है कि यहाँ पे लोग आना बंद हो गए हैं। कंपनियाँ जो फॉरेन नेशनल्स हैं ना सिर्फ कि वो नहीं आ रही हैं और FDI आपको जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चाहिए वो आपकी नेगेटिव में चली गई है। वो पहले से भी जो है बहुत कम हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो $1.2 बिलियन थी, वो अब 200-400 मिलियन के करीब जो है वो डॉलर्स में रह गई है। और चूँकि यहाँ का लोकल बिजनेसमैन नहीं आ रहा तो उसकी वजह से वो बाहर के लोग भी नहीं आ रहे। और वजह ये बताई जाती है कि एक ने अभी मुताद्दद रिपोर्ट्स आ चुकी है, रोज़ एक आधी रिपोर्ट आती है जिसके अंदर इंडेक्सेस के अंदर इंटरनेशनल जो इंडेक्सेस हैं रूल ऑफ लॉ के, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, इंसानी हकूक़ के, उन तमाम इंडेक्सेस में हम जो है पीछे नीचे से नीचे जा रहे हैं। आज ही फॉर एग्जांपल एक चैंडलर्स इंडेक्स होती है, उसके अंदर टोटल 120 ममालिक के अंदर हम 109वें मुल्क पे हैं और हमारे बाद वो दूर अफ्तादा वेस्टर्न सहारा, अफ्रीका की और छोटे छोटे गरीब आइलैंड्स हैं। वो कोई काबिल ज़िक्र उसके अंदर मुल्क बाद में है, हमारे से पीछे नहीं, हम सबसे पीछे जा रहे हैं। उसकी वजह से ये है कि अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है और अदलिया और इंतज़ामी मशीनरी है वो बिल्कुल जो है कमज़ोर होकर रह गई है। तो ऐसे हालात में कोई यहाँ पे आने को तैयार नहीं है, वो माहौल नहीं रहा। किया गया था ये सारा माहौल बनाया था, ये कंट्रोल सिस्टम जो बनाया गया था वो एक अपोजिशन के लिए बनाया गया था, मगर उसका ओवरऑल जो पूरा इकोसिस्टम है आपका सियासी, इंतज़ामी, अदालती, वो सारा डिस्टर्ब हो गया है और उसके बगैर दुनिया में कोई भी सरमायाकार नहीं आता। ये बुनियादी बात है। अब इस सियासी और इंतज़ामी स्टेलमेट की वजह से आपकी इकनॉमिक स्टेलमेट है। इकनॉमिक स्टेलमेट इसलिए है कि आपके जो गुर्बत और बेरोज़गारी के फिगर हैं वो कम नहीं हो पा रहे, आप बढ़ रहे हैं कि 42% जो आखिरी वर्ल्ड बैंक की जो सर्वे आया हुआ है, 42% लोग 2 वक्त की उनको रोटी नहीं मिल रही, वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। और जो बेरोज़गारी है वो अभी भी ये जो 7% की जो सर्वे है वो रिलायबल नहीं है। बेरोज़गारी अभी भी जो है वो 22% है, जो कि हाउसिंग सेंसस था जो कि ज़्यादा रिलायबल है। उसका मतलब है 4-5 करोड़ लोग आपके और ज़्यादातर नौजवान पढ़े लिखे भी वो बेरोज़गार हैं। उनका फिगर जो है वो 1.9 करोड़
19 मिलियन लोग जो है वो बेरोजगार हैं और ये बढ़ नहीं रहा, ये दुकान नहीं चल रही। निज़ाम चल जाते हैं, सख्ती के निज़ाम भी चल जाते हैं, जबर के निज़ाम भी चल जाते हैं, मगर अगर खुशहाली हो, एक बुनियादी लोगों को खाने पीने की फिक्र ना हो, वो नहीं चल रही। आपका तजारती खसारा बिल्कुल एक क्राइसिस की सूरत में चला जा चुका हुआ है कि 33% आपका ट्रेड गैप बढ़ गया है। क्या आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 2/3 रह गई हैं, उसके मुकाबले में आपकी जो इंपोर्ट है वो बढ़ रही है। 33% ये गैप आ गया है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। और एक और गैप बहुत बड़ा आ गया है आपकी तरसीलात में और एक्सपोर्ट्स में, कि आपकी जो है कोई 25 बिलियन की जो है आपकी एक्सपोर्ट्स हैं और उससे जो है दो तकरीबन एक आप समझ लें कि 1/3 ज़्यादा आपकी तरसीलात हैं। ये इम्बैलेंस दुनिया में कहीं नहीं होता कि आपकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा आपकी रेमिटेंसेज हो। हम रेमिटेंसेज पे चल रहे हैं। एक और जो फिर ख़तरनाक फिगर है वो ये आपका फिस्कल डेफिसिट है, कि वो फिस्कल डेफिसिट जो है ना, आपके पास गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है और गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। एक जो मॉडल है, मॉडल तमाम ही इदारे, ना सिर्फ के IMF, वर्ल्ड बैंक, डोनर एजेंसीज, तमाम लोग कह रहे हैं कि आपका मॉडल ही गलत है। इस मॉडल से आप ये दुकान चला ही नहीं सकते। आप ये जो लड़ाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस वक्त NFC में चल रहा है, वफाक और सूबों में लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई क्या है? लड़ाई है कि एक आपकी हांडी है, वो कह रहे हैं कि जी हमें 42% जो है ना ये वफाक को मिलता है और जो है 57% जो है ना ये सूबे ले जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये मसला अव्वल तो गंभीर बड़ा है, हल होता हुआ नजर नहीं आता। हल हो भी जाए तो हमें यहाँ पे एक नई हांडी की जरूरत है, बहुत बड़ी हांडी देग की जरूरत है। पाए बढ़ाने की बात है कि आप पाए अपनी बढ़ाएं तो हिस्सों को बदला भी लिया जाएगा, तो कुछ 100 अरब डॉलर, कुछ 100 अरब रुपए इधर से उधर जाके 600-700 अरब रुपए की फॉर एग्जाम्पल सारी लड़ाई है, उससे मसला नहीं हल होता। हमारे जो है खर्चे ज़्यादा हो गए हैं और हमारी आमदनी कम है और हम उसका नुकसान ये है कि हमारी तालीम भी ख़राब जा रही है, हमारी हेल्थ भी जा रही है। सो ये ओवरऑल जो स्टेलमेट है, टू सम अप, क्या आपकी जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेलमेट है, इट इज़ लीडिंग टू योर इकोनॉमिक स्टेलमेट। और बिल्कुल हम इस वक्त जो है 70 साल की आप समझ लें 78 साल में तमाम ही एजुकेशन के हों, हेल्थ के हों, आपकी ज़राती पैदावार हो, आपकी बेरोज़गारी हो, गुर्बत हो, आपकी जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, तमाम के जो इंडेक्सेस इस वक्त हैं, हम 78 साल में सब बुरी तरीन नज़र में हैं। उसके लिए हल निकालना है। ये सारी बुनियादी तौर पे लड़ाई है जिसका हमें नहीं और समझ हल आ रही निकल नहीं कैसे रहा, करें। लड़ाई एक चल रही है। हमें गेस्ट ने ज्वाइन किया है, आमिर साहब उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अबूजर सलमान न्याजी, मेंबर कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और आयशा तंजीम, सीनियर सहाफ़ी हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप दोनों के हमारे लिए वक्त निकालने का। अबूजर, मैं आपकी इजाज़त से आयशा से पहले इंटरव्यू लेना चाहूँगा। आयशा, आपने वर्ल्ड कैपिटल्स में जो है बड़ा सा सहाफ़त की। ये बाहर में दुनिया की लड़ाई जो चल रही है, यूक्रेन की तरफ नज़र है कि नेटो की हैयत बदल रही है, गाज़ा के अंदर वो ISF के जो किए थे वो होती हुई नज़र नहीं आ रही, और फिर पूरी एक ग्लोबल साउथ और वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एक लड़ाई चल रही है। हमारे यहाँ पे मैंने पता नहीं दाइये में आपको सुनने का मौका मिला, यहाँ अंदरूनी लड़ाई और बड़ी पैटी लड़ाई है जिसकी वजह से यहाँ दुकान नहीं चल रही, लोगों के मसाइल नहीं हल हो रहे। कैसे देखती है दुनिया में? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो दुनिया में तब्दीली आ रही है और एक वो जो पाकिस्तान के मसाइल हैं जिनका आपने जिक्र किया। जो दुनिया में बड़े लेवल पे तब्दीली आ रही है वो 2-3 बड़ी तब्दीलियां हैं जिनसे पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है। और जो अभी हमें अमेरिका में भी नजर आ रहा है, ये जो टैरिफ की लड़ाइयां हैं और मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, वो उन्हीं बड़ी तब्दीलियों की वजह से हैं जो दुनिया में आ रही है। देखें, इसमें जो कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे एक दुनिया का बहुत बड़ा हेज फंड है ब्रिज वाटर, उनके जो CEO फाउंडर है रे डालियो, इस पे बहुत अच्छा बोलते हैं और वो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से ये बताते हैं कि दुनिया में, और जो कि बाकी भी हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि दुनिया में जब भी एक सुपर पावर का जवाल हो रहा होता है और दूसरी सुपर पावर का राइज हो रहा होता है, जैसा कि अभी लग रहा है कि दुनिया में हो रहा है कि
चाइना ऊपर जा रहा है और अमेरिका नीचे जा रहा है, तो जब वो दोनों सुपर पावर्स करीब आने लगती हैं, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट, मगर एक ऊपर जा रही होती है और दूसरी नीचे आ रही होती है, तो दुनिया में काफी जिसको आप कहते हैं ना, एक भूचाल सा आता है, जो दुनिया का एक वर्ल्ड ऑर्डर है वो तब्दील हो रहा होता है। लास्ट टाइम ये हुआ था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, जब जर्मनी एक सुपर पावर ऑलमोस्ट थी, वो नीचे गई, अमेरिका ऊपर आया, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, और उसके बाद एक अमेरिका लेड वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में बन गया। वो वर्ल्ड ऑर्डर अब हिल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसका असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। आप ये देख लें कि जो अमेरिका इस वक्त, कनाडा भी मुश्किल में है, वहां पे भी टैरिफ्स की वजह से यूरोप भी मुश्किल में है, उसे समझ नहीं आ रहा कि हम रीएडजस्ट कैसे करें इंडिया के साथ टैरिफ्स की पॉलिसी। तो पूरी दुनिया, चाइना और अमेरिका की जो जंग है, तो पूरी दुनिया एक रीअलाइनमेंट और रीएडजस्टमेंट के फेज में है। तो एक तो ये आलमी सतह पे चीज है। दूसरा है पाकिस्तान के वो बहुत सारे मसाइल जिनका आपने जिक्र किया। आप जिक्र कर रहे थे ट्रेड डेफिसिट का, अनएम्प्लॉयमेंट का, और ये याद रखिए कि 7% अनएम्प्लॉयमेंट तो आपकी, मैंने फिगर्स की डिटेल्स नहीं पढ़ी, लेकिन 7% तो आपकी फॉर्मल इकोनॉमी को उन्होंने डॉक्यूमेंट किया होगा ना। आपकी बहुत सारी इकोनॉमी तो इनफॉर्मल सेक्टर में है, जिसकी के कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। क्या वो इस 7% में इंक्लूडेड है? अगर वो नहीं इंक्लूडेड, तो असल आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है? तो वो बहुत सारे मसाइल जिनका आपने जिक्र किया। तो पाकिस्तान में जो कई दहाइयों की, जिसको के एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट बैड गवर्नेंस, बैड डिसीजन कहते हैं, जो आईएमएफ कहता है कि जी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आप नहीं कर रहे, करप्शन है, तो ये दो डिफरेंट किस्म के मसाइल हैं। मगर मसला ये है कि अब दो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल में दो मुख्तलिफ किस्म की डायरेक्शंस के साथ हम चल रहे हैं। दुनिया किसी और एडजस्टमेंट के फेज से गुजर रही है, हमारी एडजस्टमेंट और किस्म की हो रही है। आयशा, मैं वो आपको बेरोज़गारी का फिगर का 7% का जो इन्होंने लेबर फोर्स सर्वे दिया है, उसका सैंपल बड़ा छोटा है। आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि वो इनकॉर्पोरेट नहीं करता आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी को, वो 1% से भी कम है सेंसस। जो वर्ल्ड बैंक का आया हुआ है, जो हाउसिंग का सेंसस है, डिजिटल सेंसस पहले 2023 के अंदर, वो बड़ा ऑथेंटिक है। उसके मुताबिक 22% बेरोजगारी है। आप अमेरिका में बहुत अरसा रही हैं, वहाँ 3% 4% बेरोजगारी पे क़यामत आ जाती है। 22% बहुत ज़्यादा है। मैं अबू ज़र आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो हम सियासी स्टेलमेट का देख रहे हैं, 4 साल हो गए हैं और हुकूमत तो हमें पीछे हटती नहीं नज़र आ रही। वो बिल्कुल रोज़, आज फैसल वाडा साहब के जिस तरह का बयान है, वो कह रहे हैं कि जनाब आप ही बाज आ जाएं तो आ जाएं, वो नहीं पीछे हट रही। फिर क्या ये लड़ाई जारी रहेगी? किधर जा रहे हैं हम? देखिए आमिर साहब, अगर मैं एक साइनॉप्सिस दूं कि इस मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं उसकी अगर मुझे कोई शक्ल आपको दिखानी हो, तो वो मेरे ख्याल से उससे फैसल वाडा की तस्वीर उससे बेहतर कोई तस्वीर नहीं है। ऐसा पॉलिटिकल फिगर है जिसकी ना अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप खुद बात कर रहे हैं। देखिए जिस तरह आपने बताया, इसके अलावा पॉवर्टी रेट भी देखें आप, दैट इज ऑन 45%। लास्ट 30 इयर्स की अगर इकोनॉमिक सिचुएशन देखें पाकिस्तान की, हम इस वक्त वर्स्ट काइंड ऑफ सिचुएशन में है। लेकिन मीडिया में हमें लेक्चर दिए गए, हमें सरमन्स दिए गए कि मुल्क की इकॉनमी जो है बड़े अच्छी तरफ जा रही है, बाहर से पैसा आ रहा है। अभी तक तो कुछ नहीं आया, मुझे सिर्फ अलबैक का चिकन होता हुआ नजर आया SIFC के अंडर। अदरवाइज मुझे कुछ नहीं नजर आया कोई डेवलपमेंट इस मुल्क में हुई हो। जहां तक बात है आमिर साहब, देखें सिंपल सी बात है, आप हार्वर्ड के बिजनेस स्कूल का रिसर्च पढ़ लें, क्रॉस कंट्री एनालिसिस किए उन्होंने, या आप अटलांटिक काउंसिल का पढ़ लें, या सार्क की स्टडीज पढ़ लें। जितने जरीदे हैं, जितने इंटरनेशनल थिंक टैंक्स है, नेशनल थिंक टैंक्स है, सब एक चीज पे एग्री करते हैं, वो ये है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूल ऑफ लॉ। जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, उस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं आएगी। और रूल ऑफ लॉ जब होता है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी उसका ऑफ शूट होता है। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रूल ऑफ लॉ है क्या? मैं जब लॉ स्कूल में गया था, मैंने पढ़ा था, कानून कहता है कि जब तक आप कोई लॉ वायलेट ना करें तो आपको पकड़ा नहीं जाया जा सकता। या मैं कोई कानूनी जुर्म करता हूं या आप कोई कानूनी जुर्म करते हैं तो हम दोनों कानून की नजर में बराबर होंगे।
और अगर कहीं कोई वॉयलेशन होगी तो उसका अजाला किया जाएगा। सारी चीजें जो है इनका समअप मैं करता हूं तो वो ये है कि जी रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के अंदर नहीं है और कानून जिसने नाफिज करना है। बड़ी अहम बात की है आपने आयशा। यहाँ पे एक तजिया ये है कि यहाँ जो स्क्रिप्ट बनाया गया था कि ये कमांडिंग हाइट्स ऑफ पावर, जिसे लेनिन साहब फरमाते थे कि उनको कंट्रोल करना, अदलिया को कंट्रोल कर लिया गया, इंतज़ामिया को कर लिया गया, पार्लियामान को कर लिया गया, मीडिया को कर लिया गया। वो उसका जो स्क्रिप्ट के अंदर तो था कि ख़ास अपोजिशन को कॉर्नर करना था, मगर उससे पूरा निज़ाम जो है वो रूल ऑफ लॉ से जुड़ी होती है। आपकी इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये जो जिसका जिक्र बैरिस्टर साहब भी कर रहे हैं, ये अमेरिका से अगर आप बैठे हों तो वहाँ मसाइल जो हम सुनते हैं कि जी अभी ये यूक्रेन के बाद पता नहीं नेटो रहेगा नहीं रहेगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। फिर फाइनेंशियल लोग कह रहे हैं कि 2008 की तरह का एक क्राइसिस आ सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बबल बर्स्ट हो सकता है। और हम अमेरिका में देख रहे हैं कि वहाँ पे बैंकरप्सी भी वो जिस तरह पहले 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया उस तरह की इम्कान भी हो सकता है। और ये यहाँ जब देखते हैं। और आमिर एक और काम भी, सॉरी आपको मैं जी जी जी, कर रही हूँ। प्लीज इसको सम अप करें। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बबल बर्स्ट हो सकता है जिसपे बातें शुरू हो गई हैं 2008 की तरह का, और दूसरा आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंस का बबल बर्स्ट हो या ना हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ऑटोमेशन जो अमेरिका में शुरू हो गई है और जो पूरी डेवलप्ड दुनिया में शुरू हो गई है, उसके बारे में ये बातें की जा रही हैं कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था जिससे जितने लोगों की नौकरियां गई थी उससे कहीं ज्यादा नौकरियां ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड ऑटोमेशन से होगी। तो ऑलरेडी हमने अमेरिका में देखा कि वॉलमार्ट और अमेजॉन और बड़ी बड़ी कंपनियों ने मजीद लोग हायर करने बंद कर दिए हैं। जब वो एक्सपैंड भी कर रही हैं तो वो कह रही हैं कि हम इतने ही लोगों से काम चला लेंगे। अभी उन्होंने लोग निकालने तो शुरू नहीं किए, लेकिन अब आगे जाके वो लोग निकालने भी शुरू कर देंगे। अब बहुत सारे काम जो कि इंसानों से लिए जाते थे वो अब मशीनें कर रही हैं। मैं आपको उसकी छोटी सी एग्जांपल ये दूं कि वॉशिंगटन में मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, तो जिस बंदे ने, मुझे लगा वो बंदा है, आवाज बिल्कुल इंसान की थी, मेरे से वो इंटरैक्ट बिल्कुल इंसान की तरह कर रहा था। मुझे 4 सवालों के बाद पता चला कि ये मैं कंप्यूटर से या मशीन से बात कर रही हूँ। तो वो जो एक इंसान उठाता था और आपका पिज्जा का ऑर्डर लेता था, वो ऑर्डर भी अब मशीन ले रही है। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ऑटोमेशन इज गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। वो ऑलरेडी प्रॉब्लम है, मगर अगले चंद सालों में उसके बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं और उन जॉब्स को ये हिट करेगा जो पहले ऑटोमेशन से ब्लू कॉलर वर्कर्स हिट होते थे। अब ऑटोमेशन से व्हाइट कॉलर वर्कर्स हिट होंगे, जिसमें के जो बहुत हाईली स्किल्ड वर्कर्स भी शामिल हैं, वो भी इंक्लूडेड है। अमेरिका में अब जो यंग ग्रेजुएट्स कॉलेजेस से निकल रहे हैं या अगले 2-3 साल में निकलेंगे, ये उनका सबसे बड़ा मसला है। ये बातें जो आप कह रही हैं ये तो हमारी डिस्कोर्स का ये हिस्सा ही नहीं है। हमारी डिस्कोर्स यहाँ पे रहती है कि ही सेड, शी सेड, फलाने ने, आज इन्होंने अपने इब्तदाइये में रबिया ने कुछ लोगों के कलमात बताए, दूसरी पार्टी वन आप उससे ज़्यादा सख्त बातें कर रही हैं। तो आप, मैं ख़ास तौर पे क्योंकि मैं आपका काम अमेरिका में देखता रहा हूँ, तो मैं ये दिखा रहा था कि दुनिया क्या सोच रही है और हम क्या सोच रहे हैं। अब सर आप अभी हंस रहे थे, मगर वाकई ये दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर कि हम क्या बातें कर रहे हैं, किस दुनिया में रह रहे हैं और हमारे मुफादात क्या हैं और हमने उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। इसकी तो ये तो चैप्टर ही नहीं है। देखें आमिर साहब, दुनिया ने हम पे हंसना ही है ना। हम ऐसे काम जो कर रहे हैं कि दुनिया हम पे हंसेगी। मुझे ये बताएं, देखें मैं अभी समझे मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, वैसे एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर देख लें आप कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ऑर्डर लेके जाता है कि मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी, मेरी पार्टी के हेड से मुलाकात करवाएं। वो 9 दफा ऑर्डर हुआ है, उसमें 4 दफा कंटेम्प्ट फाइल होती है, लेकिन एक SHO लेवल का बंदा उस ऑर्डर को कहता है मैंने नहीं मानना, और वो एक दफा नहीं 15 दफा उसने मना किया और उसने रिफ्यूज किया। अब इमेजेस देखें दुनिया में क्या जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस,
ऑर्डर, एसएचओ कह रहा है जी मैंने आपका ऑर्डर नहीं माना, जो मर्जी है करना है कर लें, और इमेजेस क्या आ जाएंगे, तो आप पे लोगों ने हंसना ही है ना। किसने उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है जिसको जिसको लगेगा कि इस मुल्क में तो जुडिशरी का हाल ही है। अगर कोई फॉरेन कंपनी है, उसने पाकिस्तान में अपना बिजनेस करना है, उसको लगेगा यहाँ पे तो अदालतों की ऑर्डर तो एसएचओ नहीं मानते, तो कल को मेरा अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है, कोई कमर्शियल इशू आ जाता है, तो अगर कोई ऑर्डर मानने से इनकार कर दे तो मेरे पास क्या रेमेडी रह जाएगी, मुझे क्या इंसेंटिव है यहाँ पे काम करने से। सो आपने अपने मुल्क का एक शख्स को, एक लीडर को कैद रखने के लिए या उसके खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए आपने मुल्क के इंस्टीट्यूशंस का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अभी मैं कल गया, पेश हुआ, आप जानते होंगे यंग सहाफी है सोराब बरकात, उसके लिए आई वाज हिज लॉयर आल्सो, मैं पेश हुआ, उस पे केस क्या बनाया जी, इसने इंटरव्यू किया सनम जावेद का, ये उसका केस है, उसके ऊपर बना हुआ है, और उसको अगवा किया गया, फिर उसके बाद एकदम पेश किया बगैर राहदारी रिमांड लेके अदालत में, और फिर उसको आज दोबारा दूसरे पर्चे में नॉमिनेट कर दिया अगर उसके वो फिजिकल रिमांड नहीं दिया गया। सो ये तो आपने तमाशा लगाया हुआ है। अरशद शरीफ से काम स्टार्ट हुआ, उसके बाद इमरान रियाज, कितने जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने आज वैसे बड़ी तकलीफदेह बात है, तकलीफदेह बात है। अच्छा आपने जिक्र कर दिया, मैं भी करना चाह रहा था कि इतने साल गुजरने के बाद अभी वो आज जज साहब ने बड़ी मुश्किल से टेकअप किया, तो यही फैसला नहीं हो रहा कि वो आईनी अदालत ने ये मसला हल करना है कि ये जो पुरानी वाली सुप्रीम कोर्ट होती थी उन अदालतों में जा रहा है, तो ये टलता ही रहेगा। उसकी वालदा बेचारी फौत हो गई और ये हम उसको इंसाफ नहीं दिलवा सके, ये भी एक मसला रहेगा। यहाँ जो मैं आयशा आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने बड़ी अहम बात की आगे कि रीअलाइनमेंट चल रही है कि अमेरिका की जो वेस्टर्न अलायंस थी वो यूक्रेन में भी नज़र आ रहा है, बाकी जगहों पे भी नज़र आ रहा है, डाउनवर्ड नीचे की तरह इन्हितात का शिकार है, और राइज ऑफ चाइना एक रियलिटी है और दुनिया उसके मुताबिक एडजस्ट कर रही है। इंडिया में फॉर एग्जांपल पुतिन साहब आ रहे हैं इस हफ्ते और उनके यहाँ ये बहस चल रही है कि उनको भी इसके मुताबिक, पहले वो जो क्वाड की तरफ जा रहे थे या उनका बहुत ज़्यादा झुकाव था, तो एक री थिंकिंग चल रही है कि RIC जो कि रशिया, इंडिया और चाइना की एक अलायंस थी जिससे पहले इंडिया भाग रहा था, दूर जा रहा था क्वाड की तरफ, तो उनके यहाँ सोचा जा रहा है कि दोबारा उसकी तरफ रागिब नजर आते हैं। कैसे देख रही हैं हमारे खित्ते के हवाले से भी और जो दुनिया की डेवलपमेंट्स हैं? देखिए, इंडिया में जब से ये टैरिफ्स का मसला हुआ और प्रेसिडेंट ट्रंप ने सख्त जबान इस्तेमाल की और इंडिया पे ज्यादा टैरिफ्स लगाए, तो इंडिया के अंदर जो कुछ पुराने लोग थे उन्होंने एक तरह से ये कहा, क्योंकि आप देखें पिछले 25 साल में तो दो चीजें हुई हैं। एक तो देखिए पिछले 25 साल में जो इंडिया, जो अगर हम देखें कोल्ड वॉर के दौरान, जो अगरचे इंडिया न्यूट्रल रहता था और कहता था कि वो किसी के साथ नहीं है, लेकिन एक तरह से इंडिया रशिया से क्लोज था, अमेरिका से दूर था कोल्ड वॉर के दौरान, और फिर पिछले 25 साल में अमेरिका और इंडिया काफी क्लोज आ गए थे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन गए थे। उसकी एक बड़ी वजह चाइना भी थी, बिकॉज अमेरिका जो है वो इंडिया को, बिकॉज चाइना उसका बड़ा राइवल था, तो खित्ते में इंडिया को प्रॉप अप करना चाह रहा था, एक चाइना को की राइज को वो थोड़ा ब्रेकें लगाने के लिए। लेकिन अब जो पुराने लोग इंडिया में थे उनमें से कुछ ने कहना शुरू किया कि भाई हम तो पुराने तरीके से ही अच्छे थे जब हम रशिया से क्लोज थे, क्योंकि देखें अमेरिका हमारा रिलायबल साथी नहीं निकला। लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका के अंदर भी एक रीथिंकिंग हो रही है कि इंडिया एक बड़ा मुल्क है और क्या हम उनको एलियनेट करके हम चल सकते हैं या नहीं। तो आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी गाहे बगाहे इंडिया के हक में कोई ना कोई बयान दे देते हैं, चाहे वो टैरिफ कम करें या ना करें। तो मुझे ये लगता है कि ये नेगोशिएट करेंगे और कुछ कहीं बीच की शक्ल निकालेंगे। इतना जो टफ स्टैंड प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिया हुआ है, वो जो कि दुनिया में बहुत सारे मुल्कों के साथ उन्होंने पहले लिया और फिर रीनेगोशिएट किया, क्योंकि वो अपने आप को डील मेकर कहते हैं, आर्ट ऑफ डील उन्होंने किताब भी लिखी है। तो उनका ख्याल है कि एक सख्त स्टैंड से शुरू करके निगोशिएट करके एक ऐसी चीज पे आया जाए जो कि जिससे अमेरिका को भी फायदा हो और दूसरा मुल्क भी पूरा एलियनेट ना हो। तो जो है, लेकिन इंडिया भी अपने आप को रियलाइन कर रहा है और उसको भी अंदाजा हो गया है। और दूसरी बात यह कि देखें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को
प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ एक तरह से आप कहें खड़े होने का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत फायदा हुआ अभी रिसेंट इलेक्शंस में। तो वो भी एक एलिमेंट है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ये नहीं चाहेंगे कि भाई ये लगे कि हम बिल्कुल अमेरिका के आगे बैठ गए या लेट गए। मैं चाहूँगा भाई भाई जब हम खित्ते की बात कर रहे हैं, आप वॉइस ऑफ अमेरिका में पूरे सेंट्रल एशिया को की निगरान रही हुई हैं, सहाफ़ती निगरान, तो बड़ा आना जाना आपका रहा। अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के मसाइल चल रहे हैं, इसका आप कोई देखती हैं कोई हल निकल आ सकता है या नहीं? देखिए, अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के मसाइल चल रहे हैं उसका जंग हल मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत अच्छा हल होगा, क्योंकि और पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी और वो स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। वो डिस्कशन मुझे अभी पाकिस्तानी हलकों में होती सुनाई नहीं दे रही। मैं ये समझती हूँ, मैंने लोगों के ये लोगों को फिक्र है कि जो इस वक्त जो टीटीपी है और जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं और जो वो पाकिस्तान समझता है कि अफगानिस्तान टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है या उनको पनाह प्रोवाइड कर रहा है, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अनकन्वेंशनल वॉरफेयर जो है वो एक फोटे बन गया है अफगानिस्तान का। वो 40-50 साल से अनकन्वेंशनल वॉर करते रहे हैं, जो पहला अफगान जिहाद और फिर दूसरा ये जो तालिबान की लड़ाई अमेरिका के खिलाफ और वो ओरिजिनल जो लड़ाई थी सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ उस तरह का कोई महाज बन जाए कि जो है सुइसाइड बॉम्बर्स वहां से आना शुरू ऑलरेडी आ रहे हैं टीटीपी के, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अफगान तालिबान और टीटीपी बिल्कुल ही एक हो जाए। तो पाकिस्तान को बहुत सीरियसली बैठ के, जो पुराने लोग हैं और अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में अफगानिस्तान को समझने वाले, वो बैठे सर जोड़ के और सोचें कि इस मसले को कैसे हल करना है। और अबूजर मैं देख रहा हूँ अबूजर जो हैं आज थोड़ा सा थकावट का शिकार लग रहे हैं। बाकायदा इन्होंने 2-1 दफ़ा जो है जमाइयाँ भी ली हैं। ये बेस्टर साहब, आपकी पार्टी के मतलब जनरली ये एक व्यू बनता जा रहा है कि एक फटीक का, ये आपका मसला नहीं है, ये पार्टी एक फटीक का शिकार नज़र आ रही है कि 4 साल अब गुजर गए हैं और अभी भी कन्फ्यूजन नज़र आते हैं कि पिछली फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल जो है ना आपकी कमेटी जो थी पीटीए के जो रन करती थी वो तहलील हो गई है, नहीं अभी बनी नहीं है। किस में शिरकत मज़ामत करनी है, सुलह करनी है, कोई एनडीयू की मीटिंग्स अटेंड कर रहा है, कोई कह रहा है जी जलसों में आके सड़क के ऊपर हमने तया पांचा कर देना है। तो क्या हो क्या रहा है? देखिए आमिर साहब, पहली बात तो है थकन तो हो जाती है, लेकिन ये जो लड़ाई है, जो एक जमहूरियत की बहाली की जंग लड़ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब उसको लीड कर रहे हैं, उसकी थकन नहीं है, ये वकालत की थकन है, क्योंकि वकालत इंसान को बड़ा थका देती है। मैं असल में सोया काफी कम हुआ हूँ, एक तो ये रीजन था। और दूसरी बात ये है कि देखें आमिर साहब, आज भी आपने देख लिया खान साहब की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रही है तकरीबन 1 महीना पूरे, उनसे मुलाकात नहीं कराई गई। ये कौन सी दुनिया में होता है? मुझे एक एग्जांपल दे दें पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कहीं एक्स प्राइम मिनिस्टर हो और उसको 1 महीने के लिए आप गायब कर दें। हमारे साथ बेस्ट अबूजर सलमान न्याजी मौजूद थे, आयशा तंजीम गुफ्तगू कर रही थी। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया कि आपका बड़ा गैर रवायती तज़िया होता है और आप सीधी बात करते हैं और बड़े धड़ल्ले से करते हैं। तो मैं एक आपसे धड़ल्ला सा एनालिसिस देता हूं कि ये दुकान जो इकोनॉमी की ना, ये चल नहीं रही है। ये हम पहले सेगमेंट में यही जिक्र कर रहे थे कि अब IMF, वर्ल्ड बैंक, डोनर्स को छोड़ें, गवर्नमेंट के अपने इदारे अब कहना शुरू हो गए हैं कि जनाब ये मॉडल ठीक नहीं है, इससे निज़ाम नहीं चलेगा। अब यहाँ लड़ाई चल रही है कि जी NFC के ऊपर के जी देखें, सूबा और वफाक के अंदर जो है ना, सूबे कह रहे हैं वफाक का कसूर है, वफाक कह रहे हैं सूबा का कसूर है। मेरा ये ख्याल है कि ये जो हांडी
जो एनएफसी के अंदर हमने डाली हुई है, जितनी भी जो भी ग्रोथ 2%, 2.5% के करीब जो है, ये छोटी हांडी है, हमें बड़ी देग चाहिए। मैं माफ़ कीजिएगा, बड़ी आम इस्तेलाह कर रहा हूँ कि एक बड़ी देग भी चाहिए, और ये सालन भी बदलना होगा, मसाला भी और बावर्ची भी। कैसे इसको आम आदमी की इस्तेलाह में समझा सकेंगे इस वक्त इकोनॉमी की जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है? बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अहम बात आपने कर दी है। असल में बुनियादी बात यह कि हमारी माशी पॉलिसियां कभी भी तब्दील नहीं होती। शुरू से एक ही है कि ताकतवर तबकों को मराद दी जाए, इसका बोझ आवाम पर डाल दिया जाए, मईशत की शरह नमो को सुस्त रखा जाए, महंगाई की शरह को ऊंची रखी जाए, डिस्काउंट रेट को नाकाम बनाया जाए, और जो 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे वो आगे भी स्कूल ना जाएं, आवाम को इलाज मुआवजा की सहूलियात ना मिलें, ताकि वो अपनी परेशानियों में उलझी रहें। और IMF और आलमी मालियाती इदारों के गठजोड़ से ये जो कुछ हो रहा है वो उनका एक गठजोड़ है आलमी मालियाती इदारों का, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक और वो मुल्क जिनके पास उनके अक्सरियती हिस्से है। तो जो आदाद शुमार हैं वो चीख चीख के बता रहे हैं, मगर एक जो आपने नुक्ता खामोशी से बता दिया, मैं उसको ज़रा चाहता हूँ 1 मिनट में बता दूँ। गवर्नर स्टेट बैंक ने जब ये कहा कि जनाब ये जो 4% की शरह नमू है ये 25 करोड़ आदमियों का बोझ नहीं उठा सकती, तो पहले तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने कहा था, उन्होंने उस बात को दोहराया। मगर जो हैरानकुन बात है कि उसी रोज वजीर खजाना का बयान आ गया जो अकल से मेरे बालातर है। वो ये कहते हैं कि जनाब इस साल हमारा ग्रोथ रेट 26 में रहेगा 3.5%, उसके बाद 2027, 2028 और 2029 में वो 4% के करीब रहेगा। यानी उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जनाब ये गवर्नर स्टेट बैंक कुछ भी कहते रहे, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में ये कहा था कि 2029 तक 6% रहेगी और 2028 तक 6% ग्रोथ रेट। अब उन्होंने कह दिया जी तो 2029 तक 4% रहेगी। तो अगर 5.5% से कम ग्रोथ रेट रहती है, इसका मतलब ये कि जो गुर्बत है पाकिस्तान में और बेरोजगारी की शरह है जो 21 साल में सबसे ज्यादा है, जो इलाज मुआवजे की सहूलियात नहीं है, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आवाम जो हैं वो मायूस हैं, बददिल हैं, उनके साथ इक़्तिसादी दहशतगर्दी हो रही है, वो सब होती रहेगी। क्योंकि वजीर खजाना तो कहते हैं जी 2029 तक 4%, तो क्या उनके पास ये इख्तियार था जबकि उड़ान पाकिस्तान में वो 6% कह चुके हैं? तो एक तो ये मुझे समझ नहीं आया। मगर एक ऐसी बातें हो रही हैं जो मेरी अकल से बालतर है। IMF बीच में कूद पड़ा कि जनाब हमने तो हुकूमत पाकिस्तान के कहने से एक रिपोर्ट दे दी। अब हुकूमत पाकिस्तान ने $10 मिलियन पे करके फीस उनसे ये जो कराई, ये कराई क्यों थी उन्होंने? कौन सी करप्शन की बात है जो हमसे ज्यादा IMF को पता है, या हुकूमत से ज्यादा IMF को पता है, या $10 मिलियन की फीस लेके जो कुछ उन्होंने कहा है? मुझे कोई बता दे कि उन्होंने कौन सी नई बात कही है, और जो असल खराबियां उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया, वो कर भी नहीं सकते। क्या वो ये कहते कि जनाब 1988 से अब तक हमने आपके साथ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के 17 प्रोग्राम किए हैं, लेकिन आपको हमेशा नए कर्जे की जरूरत रहती है, महंगाई ऊंची रहती है, शरह नमू नहीं रहती, तिजारती खसारा ऊंचा जाता है, क्या वो ये बता देते? उन्होंने तो वही बातें कही हैं मोटी मोटी जो कि थ्योरेटिकल हैं, असल खराबियां उन्होंने छुपा ली हैं और वो बताते भी नहीं। मगर मेरा सवाल ये है, क्या ये पुरस्कार नहीं है, क्या ये नाकाबिल फहम नहीं है, क्या ये परेशान कुन नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान IMF से दरख्वास्त कर रही कि जनाब आप तो हमारी खुदाई करते हैं और ज्यादा हमारे मामलात में घुस के जरा रिपोर्ट तो दे दें। क्यों दी भाई, क्यों मांगी गई उन्होंने? मुझे ये जवाब चाहिए। मगर मैं ये कहना चाहता था कि क्या उनकी रिपोर्ट में ये, जैसे मैंने बताया कि 17 प्रोग्राम हो चुके हैं वो नाकाम है, क्या उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में पिछले 14 वर्षों में अगर मैं आपको बताऊं तो बरामदात में इजाफा हुआ है $6.9 बिलियन, यानी $7 अरब, और रेमिटेंसेज में इजाफा हुआ है $27 अरब। क्या IMF ने कह दिया कि सारी दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है? क्या पाकिस्तान में इसकी कोई मिसाल नहीं है? क्योंकि तरसीलात बढ़ाने का मतलब टैक्सों में नुकसान और महंगाई बढ़ती है, क्योंकि सर्कुलेशन और बड़ी बढ़ता है। तो अगर बरामदात नहीं आप बढ़ा रहे तो ना आपके पास रिजर्व आएंगे ना रोजगार आएगा। तो दुनिया में कहाँ होता है कि $7 अरब जो है बरामदात बढ़े और $27 अरब की रेमिटेंसेज बढ़े? इसी में मैं आपको बता दूं कि भारत में कि जो बरामदात हैं हमसे 25 गुना है, 25 टाइम्स, लेकिन उनकी रेमिटेंसेज हमसे सिर्फ 3 गुना है। ये बात अकल में आ रही है? अगर 3 गुना और 25 गुना अगर हमारी बरामदात जो है, वो 9/11 जब हुआ था तो $1 अरब का या $1.5 अरब का तिजारती खसारा था। अब हमारा तिजारती खसारा पिछले साल $26 अरब था।
इस साल 30 अरब डॉलर से बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब, तो आप वाहिद शख्स हैं, ये अब से नहीं, आप साल से कोई 10 दफ़ा तो हमारे प्रोग्राम में आपने हमेशा ये इसकी निशानदेही की कि ये मुमकिन नहीं है, सियासी इक्तिसादी कोई मंतक नहीं है कि एक्सपोर्ट्स आपकी जो है अभी वो जो है 25 बिलियन डॉलर, और वो कह रहे हैं 4,000 जो है ना इस दफ़ा वो जो 42 बिलियन डॉलर्स की जो है ना फिगर्स आ रहे हैं, जो कि पॉसिबली मुमकिन तौर पे आपकी तफसीलात चली जाएंगी। तो ये हो क्या रहा है, यहीं से पैसा बाहर जा रहा है या क्या 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 जा रहा है? तो ये मोहतरम, ये जो नुक्ता आपने उठाया है, मैं इसकी वजाहत कर दूं कि जब 9/11 हुआ था तो 1.5 अरब डॉलर की आपकी रेमिटेंसेस थी और 9 अरब डॉलर का आपका एक्सपोर्ट था। उस वक्त एक साजिश के तहत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) बनाया गया। मेरा ख्याल है IMF ने फौजी हुकूमत को कहा था कि जनाब आप ये कर लें कि 111(4) ले आए। तो जैसे आपने कहा कि जो हुंडी हवाले से चोरी का पैसा, रिश्वत का पैसा, भत्ते का पैसा बाहर चला जाए, वो रेमिटेंस के जरिए वापस आ जाए, 111(4) में कोई सवाल नहीं पूछ सकता। और 1 लाख डॉलर पर 40 लाख से ज्यादा टैक्सों का नुकसान। और जैसे अभी आपने फरमाया कि 41 अरब डॉलर की आपकी अगर रेमिटेंसेस पहुंचती हैं और बरामदात जो है वो 35 अरब डॉलर से भी कम रहती हैं, तो किसी वक्त जो मैं ऐसी सोच रहा था, अभी देख रहा था कि पिछले 7 वर्षों में कोई 404 अरब डॉलर का तजारती खसारा इम्पोर्ट था और 211 का तजारती खसारा था, उसको आपने 200 अरब डॉलर से रेमिटेंसेस से पूरा कर लिया। अगर किसी वक्त अमेरिका के मशवरे से FATF ने ये कह दिया कि जनाब ये 111(4) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता, इस पर कदम लगा दी, तो क्या हमारी गर्दन हमने उनके हाथ में नहीं दे दी? पहले ही हमने IMF के हाथ में दी हुई है और दूसरे इदारों के हाथ में दी हुई है। बैंकों को हमने फॉरेनर्स को दे के 80% से ज्यादा अपनी गर्दन उनके हाथ में दे दी। अब मैं एक अजीब बात आपको बता रहा था कि मैं अभी स्टेट बैंक की फिगर देख रहा था नवंबर की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान के तमाम बैंकों ने अक्टूबर में 13,600 अरब रुपए के कर्जे दिए हैं, सनत, तिजारत, ज़राअत, बरामदात, माइक्रो फाइनेंस, और 36,000 बिलियन रुपीस के, यानी 2.5 गुना ज्यादा या 3 गुना तकरीबन उन्होंने सरमायाकारी कर दी, जिसका बड़ा हिस्सा हुकूमती में है बजट खसारे को पूरा करने के लिए। तो मुझे IMF या हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट बैंक बता दे। आप हमेशा बैंक की बात करते हैं, वो 2,500 अरब रुपया जो है वो बैंक, स्टेट बैंक का प्रॉफिट है, जिसके ज़रिए ये तमाम आप अपना डेफिसिट जो है फिजिकल वहीं से पूरा कर रहे हैं। और वो ये झूठ बोला जाता है कि जनाब सूबे जो है वो 57% ले जाते हैं, उसके अंदर रेवेन्यू और स्टेट बैंक का ये प्रॉफिट जो है वो शामिल करें तो वो परसेंटेज वो बड़ी डिफरेंट है। मैं सही समझ रहा हूँ? नहीं, आपने कहा, लेकिन मैं इसमें 2 बातें बता दूं, कौम को पता होना चाहिए, आपको तो पता है। गवर्नर स्टेट बैंक जो पहले थे जाहिद हुसैन साहब, बहुत ही कॉम्पिटेंट आदमी थे। वो स्टेट बैंक के इनॉग्रेशन पे तकरीर कर रहे थे, कायदे आजम तशरीफ रखते थे। कायदे आजम सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट नहीं थे, ही वाज द फादर ऑफ द नेशन। मगर गवर्नर स्टेट बैंक ने कायदे आजम को एड्रेस किया आइंदा के लिए कि स्टेट बैंक का काम मुनाफा कमाना नहीं है, आप हमसे ये तवक्को ना करें कि हम मुनाफा कमाएंगे, हमारा काम मॉनेटरी पॉलिसी बनाना है। मेहरबानी करके कोई हुकूमत मेरी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरफेयर ना करे। आज मॉनेटरी पॉलिसी दूसरे बना रहे हैं, कमेटियां बन गई हैं, और जैसे आपने कहा 1 क्वार्टर में उन्होंने 2500 अरब का जो मुनाफा दे दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये मईशत को आप ले किस तरफ जा रहे हैं? फिर हमारा कहते हैं जी हमारा तो प्राइमरी सरप्लस हो गया। अरे भाई, स्टेट बैंक अगर ये काम करता है कि स्टेट डॉलर खरीद रहा है, बैंकों को पैसा दे रहा है कि जी आप हुकूमत का बजट खसारा पूरा करें, तो जो मैंने आपको जो 13,500 कर्जे और 36,000 की सरमायाकारी, जिसमें से मोस्टली हुकूमती, मुझे IMF और हुकूमत ये बता दे कि दुनिया के किसी मुल्क में, क्या पाकिस्तान में कभी माजी में ऐसा हुआ है कि तिजारती बैंक ये धंधा शुरू कर दें? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसी पॉइंट पे बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।